हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक्स टू हेल्प दोज हु आर प्रिपेयरिंग टू क्वालिफाई कंप्यूटर साइंस एग्जाम। तो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस एसडीएलसी मॉडल्स। आप इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दिस इज आवर सेकेंड क्लास इन विच वी विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। So without wasting our time, let's start with today's video. So what is SDLC models? First of all, what is SDLC? SDLC is Software Development Life Cycle. ये नाम से ही क्लियर है कि लाइफ सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो स्टेजेस होते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट होके कहाँ तक वो जा रहा है, ये पूरे का जो साइकिल होता है उसको हम SDLC बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं जो कि प्रोजेक्ट के मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसमें, जो कि इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा इनिशियल स्टेज फिजिबिलिटी स्टडी से ले करके अपने हमारे फाइनल स्टेज मेंटेनेंस तक के कंप्लीट स्टेजेस को हम डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स में यूज करते हैं। हमारे डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स कौन कौन है, जो कि हैं वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, जिस वी मॉडल होते हैं वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाले, इंक्रीमेंट मॉडल जिसमें कि हर एक स्टेज के इंक्रीमेंट एक फेजेस होते हैं, उसके बाद फिर एजाइल मॉडल, फिर इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग। इन सब सारे मॉडल्स को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ वाटरफॉल मॉडल। व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल? एज द नेम इंडिकेट, जो ग्राफ होता है वो वाटरफॉल की तरफ फ्लो होता है, तो इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया है। तो इसको फर्स्टली सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था विंस्टन रॉयस ने इन 1970। ये क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस देती है। इस फेजेस के इस मॉडल के 5 फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो हम एनालाइज करेंगे कि उसमें उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उस ज़रूरत को हम स्पेसिफाई करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो जो चीज़ें दिख रही है सब कुछ ही डालना, नहीं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग करने के बाद हम उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं और हर एक इम्प्लीमेंटेशन की यूनिट टेस्टिंग करते हैं। अब जब सारे डिज़ाइन की यूनिट टेस्टिंग हो गई, उनको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको फिर हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद फाइनल सिस्टम टेस्टिंग होने के बाद वो ऑपरेट होता है और फिर रेगुलर उसकी मेंटेनेंस होती है। ये होते हैं वाटरफॉल मॉडल के डिफरेंट फेजेस। ये सारे जो ऑल स्टेप्स जो हैं ये एक के बाद एक होते हैं, ओवरलैप नहीं करते। ये नहीं कि पहले डिज़ाइन कर लिया तब नहीं, पहले रिक्वायरमेंट, तब डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इंटीग्रेशन, देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके फाइन। तो ये वाटरफॉल मॉडल क्यों है? क्योंकि ये ग्राफ है ना वाटरफॉल की तरह ऐसे ऐसे, तो इसी वजह से इसी बेसिस पे ये इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया। ओके फाइन। तो अब हम ये सारे फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक, क्योंकि ऑल ऑफ द मॉडल्स है ना उसमें मोस्टली यही सारे स्टेप्स होते हैं। कुछ कुछ में स्टेप्स चेंज होते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, बट बेसिकली यही है। तो इस मॉडल के अगर अंदर हम समझ लें कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, तो आगे हमें ईजी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम कि अभी वाटरफॉल मॉडल में पहला क्या था हमारा, व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। ठीक है, अब इस फेज में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इस फेज में हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि पूरा जो कस्टमर जो होता है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स को बताता है। कस्टमर और सॉफ्टवेयर डेवलपर एक साथ आते हैं, अपने कस्टमर अपना सारे रिक्वायरमेंट्स को बताता है, डेवलपर उसको एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है इसमें। इस फेज में ये डिस्क्राइब होता है कि सिस्टम क्या बनेगा, व्हाट ऑफ द सिस्टम टू बी प्रोड्यूस्ड। ये नहीं डिस्कस होता है कि कैसे बनेगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस फेज में एक डॉक्यूमेंट जो बनता है, जो डेवलपर क्रिएट करता है, उससे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट, जिसमें कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि व्हाट द सिस्टम विल डू, कॉमन लैंग्वेजेस में कि हाँ कि सिस्टम क्या क्या करना है सिस्टम में हमें, वो चीज़ें इस एसआरएस डॉक्यूमेंट में क्रिएट होती है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज के टाइम हम यही करते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा डिजाइन फेज। अब हमारा एसआरएस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली है। अब उस एसआरएस के बेसिस पे हम
अब सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक कोडिंग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कि हाँ ये कोडिंग करते हैं, इस फेज में डिजाइन फेज में हम कोडिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, और एक सॉफ्टवेयर के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन के बाद एसआरएस के बाद एक आर्किटेक्चर डिजाइन होता है जिसके लिए जो बनता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ओके फाइन, तो ये डिजाइन फेज में हम एसडीडी बनाते हैं। ये दो चीजें कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमारा एसआरएस बनता है, एसआरएस के बेसिस पे हमारा डिजाइन फेज में एसडीडी बनता है। ओके, अब उसके बाद आता है हमारा इंप्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग। डिजाइन क्रिएट हो गया, आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट आ गया, आर्किटेक्चर बन गया, अब आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीजें एसडीडी में कंप्लीमेंट सब कुछ प्रॉपर्ली बता दिया गया है, तो आगे का काम करना आसान हो जाता है। जो भी जरूरत चाहिए, जब हमें पता है कि जरूरत क्या है, क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, तो वो हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। अब इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होता है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के दौरान क्या करते हैं, हर एक कोड को थॉरली हम एग्जामिन करते हैं, कंपाइल करते हैं, हर एक सेक्शन को एक मॉड्यूल छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ले जाते हैं और आइसोलेट करके सबको मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल को लिया उसे टेस्ट किया, एक मॉड्यूल को लिया टेस्ट किया, और उसके बाद फाइनली सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करा के ओवरफ्लो पूरा फ्लो ऑफ जो उनका इंटरमीडिएट आउटपुट होता है सबको एक साथ मर्ज करके हम फिर टेस्टिंग का काम करते हैं। ओके, तो इम्प्लीमेंटेड हो गया एसडीडी, जब हमारा आर्किटेक्चर क्रिएट हो गया उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसकी यूनिट टेस्टिंग की छोटे छोटे मॉड्यूल्स मिला करके, और फिर उस सारे मॉड्यूल्स का फ्लो ऑफ इंटरेक्शन कैसा है वो हमने टेस्ट किया यूनिट टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, अब यूनिट टेस्टिंग हो गई, अब इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेट करना। ठीक है, सारे को इंटीग्रेट करेंगे और फिर सिस्टम तैयार होता है। ये बहुत ही ज्यादा, ये जो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग है यही मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूसियल फेज होता है हमारा डेवलपमेंट का। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि एंड प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो कितना इफेक्टिवली बना है, मतलब वो कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये फेज काफी इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल जो होता है इंटरैक्ट करता है सिस्टम के साथ। उसके बाद फिर क्या है, लास्ट है हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करते हैं, हर एक यूजर को दिया जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या क्या डिलीवर्ड कर देते हैं हम कस्टमर को, इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेशन कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो आई होप ये पांचों फेजेस हमारा क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इसमें हम एसआरएस क्रिएट करते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कमेंट कॉमन पेज के थ्रू। ठीक है, इसमें ये डिस्क्राइब होता है कि कैसे काम होगा, क्या काम होगा, न कि कैसे काम होगा, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हमारा पता चलता है डॉक्यूमेंट की। उसके बाद डिजाइन फेज में क्या होता है, ओवरऑल आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, एसडीडी बनता है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग ये मैंने बताया कि कोड को थॉरली एग्जामिन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, स्मॉल मॉड्यूल्स टेस्ट होते हैं इनिशियली, और उसके बाद फिर सबका इंटीग्रेट करके इंटरेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट के बाद सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग हो जाती है कि एफिशिएंसी चेक करते हैं इंडिविजुअली हर मॉड्यूल का, फिर इंटरेक्शंस होते हैं सारे मॉड्यूल्स के बीच में, और मेंटेनेंस का काम सबसे लास्ट में होता है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को। ओके, अब ये सवाल आता है कि इतने सारे मॉडल्स हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि एसडीएलसी मॉडल यूज करना है। तो एसडीएलसी मॉडल यूज होता है कब, जब रिक्वायरमेंट हमारा कांस्टेंट रहा, ये नहीं कि बीच में कुछ बदल गया कि नहीं ऐसा ऐसा चाहिए था, नहीं अभी अभी चेंज कर दो, नहीं ऐसा, ऐसे केस में हम एसडीएलसी नहीं यूज करते हैं। जिसमें कि रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती हो रेगुलर, तो हम एसडीएलसी मॉडल यूज करते हैं। प्रोजेक्ट छोटा हो, सिचुएशन आराम से भी कर सकते हैं, ये नहीं जल्दबाजी नहीं हो कि हाँ भाई अभी डिप्लॉय करके दो, अभी बना के दो, नहीं, अगर काम सिचुएशन है उस सिचुएशन में एसडीएलसी यूज करते हैं। टूल्स और टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंट यूज होगा, एक बार कोई लैंग्वेज डिसाइड कर लिया कि इस लैंग्वेज पे सॉफ्टवेयर बनना है तो वो उसी लैंग्वेज पे बनेगा, इस तरह का एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। वैसे सिचुएशन में हम एसडीएलसी मॉडल यूज करते हैं। रिसोर्सेज वेल प्रिपेयर्ड हो और अवेलेबल हो, तो ऐसे सिचुएशन में, इन सिचुएशन में हम एसडीएलसी मॉडल यूज करते हैं। आई होप ये जो वाटरफॉल मॉडल है एसडीएलसी का ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रैड मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि हमें जरूरत सारी अपनी पूरी क्लियर हो। ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारी जरूरत है, और उसके बेसिस पे हमें जब सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज करते हैं। ये जो होता है कि इसमें बेसिकली क्या होगा ना कि आपको प्रोटोटाइप ऑलरेडी आपके पास बना होता है, किसी कस्टमर ने बता दिया कि हमें ये चाहिए, तो रैड हम कब यूज करेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट्स हमें आ गई, कैसे आती है, वर्कशॉप करते हैं या लोगों का ग्रुप जो कस्टमर है उसको एक जगह बिठाते हैं, उसके बेसिस पे हम सारा रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। प्रोटोटाइप पहले से बनाते हैं, अर्ली पहले से ही प्रोटोटाइप होता है, इंटरैक्टिव टेस्टिंग होते रहती है इसके दौरान, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के दौरान सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रीयूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मेलिटी कम से कम होती है, रिव्यू कम से कम होता है, तो और फास्ट हमें आउटपुट चाहिए, तो वैसी सिचुएशन में हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो मॉडल है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज है कि
जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ, जैसे बताया मैंने कि वेल अंडरस्टूड और डिस्क्राइब्ड हो, रिक्वायरमेंट क्लियर कंसाइज हो, और कंसाइज टाइम पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसाइज टाइम पीरियड में अगर हमें आउटपुट देना होता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें, तो उस सिचुएशन में हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कैसे यूज करते हैं ना, कि इसमें ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, प्रोटोटाइप बना होता है हमारे पास, उसको हम यूज कर लेते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं, तो आसान हो जाता है डेवलप करना। तो ये हो जाता है। अब इसमें वेरियस फेजेस क्या क्या है रैपिड एप्लीकेशन। सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग में क्या होता है, सिंपल वर्ड में बताऊं कि किस तरीके से कोई भी कंपनी प्रॉफिट करेगी, डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है, कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कौन डेटा को जनरेट कर रहा है, कैसे डेटा जनरेट हो रहा है, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो बिजनेस में, सिंपल वर्ड में कहो तो बिजनेस प्रॉफिट जो हो रहा है, सॉफ्टवेयर जो बनेगा, उस जिस जिस बिजनेस के लिए बन रहा है उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से होता है, ये बिजनेस मॉडलिंग के दौरान होता है, ये रैड में ये पहला फेज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज, क्या है हमारा, वो आता है डेटा मॉडलिंग। अब डेटा मॉडलिंग में कैसे बताऊं, डेटा मॉडलिंग में ये होता है कि जो इंटिटीज हम डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, और इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट, इंटिटीज और एट्रीब्यूट में बताती हूँ आपको कि जैसे कि मान लो कोई बिजनेस है जिसमें, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट की क्या क्या एंटिटी हो गई स्टूडेंट, अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या, कॉलेज हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट सब कुछ, और उसके बाद स्टूडेंट और उन एंटिटीज और उन एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये चीजें हम डेटा मॉडलिंग के दौरान करते हैं। क्लियर है। बिजनेस मॉडलिंग में ये कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, डेटा कौन जनरेट कर रहा है, डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ये सारा बिजनेस मॉडलिंग में होता है। डेटा मॉडलिंग में हम एंटिटीज डिसाइड करते हैं, एट्रीब्यूट्स डिसाइड करते हैं, और फिर उन एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिसाइड करते हैं। ओके। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज होता है रैड में प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है। अब प्रोसेस मॉडलिंग में क्या होता है कि जो अब क्या होता है कि जितना भी डेटा हमारा गैदर हो गया, ठीक है, कि हाँ यहाँ से डेटा आएगा, इंटिटीज बना लिए रिलेशन, अब उनका डेटा फ्लो कैसे होगा, एडिट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना डेटा को, कि हाँ भाई प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया जाता है इसमें, कि ऐड करने के लिए कि हाँ ये डेटा आ रहा है, उसको रिट्रीव, डेटा ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या, तो डेटा को प्रोसेस करने का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेज आता है एप्लीकेशन जनरेशन। एप्लीकेशन जनरेशन में क्या होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को, ऑटोमेटेड टूल यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन टेक्निक, जनरेशन लैंग्वेज टेक्निक्स को यूज करके हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। लास्ट फेज है हमारा टेस्टिंग एंड टर्नओवर, ठीक है। अब इस फेज में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा सही बन गया है कि नहीं, इट रिड्यूस ओवरऑल टेस्टिंग टाइम को ये कम कर देता है, ठीक है। ऑलरेडी क्योंकि प्री डिफाइंड ऑलरेडी प्रोटोटाइप इनके पास बना होता है, उसी को यूज कर रहे होते हैं ना, तो रीयूज करने के बाद जो टेस्टिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है तो बग्स कम है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये टेस्टिंग हो जाती है इसमें। और नया पार्ट जो था उसको ऑब्वियसली टेस्ट तो करते ही हैं, उसके बाद जितने भी हैं सबके साथ इंटरफेस करके फुल्ली एक्सरसाइज प्रोडक्ट को हम बना के देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि हाँ ये तो हो गया कि रैड क्या है, क्लियर है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है रिक्वायरमेंट्स को, और अगर रिक्वायरमेंट्स हमें ऑलरेडी पता है तो उस सिचुएशन में और हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का यूज करते हैं, कंसाइज टाइम पीरियड में करते हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोटोटाइप और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसके मदद से मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो टाइम कम लगता है, टेस्टिंग टाइम कम हो जाता है। वेरियस फेजेस क्या क्या है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि रैड हम मॉडल यूज कब करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट को व्हेन द सिस्टम शुड नीड टू क्रिएट द प्रोजेक्ट दैट मॉड्यूलाइज इन अ शॉर्ट, 2 से 3, जैसे वाटरफॉल में देखा कि काम सिचुएशन हो, जल्दबाजी नहीं हो, तो वाटरफॉल, लेकिन अगर हमें 2 से 3 मंथ में ही प्रोडक्ट चाहिए तो हम रैड मॉडल यूज करते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पहले से पता हो, कॉन्स्टेंट पहले से पता हो, तो फिर हम रैड एप्लीकेशन मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्निकल रिस्क लिमिटेड हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी बिल्ट इन है, तो उनको हमें यूज करना है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा, टेक्निकल रिस्क कम होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में रैड। नेसेसिटी टू मेक अ सिस्टम विच मॉड्यूलाइज इन 2 or 3 months ऑफ पीरियड, ये तो मैंने बताया कि टर्म कम सॉरी रिपीटेड है। इट शुड बी यूज्ड ओनली इफ द बजट अलाउज द यूज टू ऑटोमेटिक कोड, बजट अगर ऑटोमेटिक कोड के लिए अलाउड है, और जनरेटिंग टूल्स जैसे बताया फोर्थ फेज में था ऑटोमेटेड जनरेशन में, तो उसके लिए अगर पैसे हैं तो उस सिचुएशन में हम रैड मॉडल यूज करते हैं। ओके फाइन।
तो आई होप रैट मॉडल अब क्लियर होगा। और अब हमारा स्टार्ट होता है स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली यूज अभी भी होता है और वाइडली यूज होता है स्पाइरल मॉडल, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। अब स्पाइरल मॉडल जो है उसको इनिशियली जो है कि सॉरी इनिशियली प्रपोज्ड बाय बोहेम। स्पाइरल मॉडल को यूज करके जो डेवलपमेंट होता है ना, सीरीज इंक्रीमेंटल रिलीजेस होते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार में ही पूरा प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद फिर डिलीवर किया, ऐसा नहीं होता है स्पाइरल मॉडल में। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है ना कि एक एक फेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सिचुएशन को डिफाइन कर लेते हैं, क्या इसमें रिस्क कितना है, इसके प्रोटोटाइप्स बना लिया, इंटीग्रेट कर लिया, टेस्ट कर लिया, रिलीज किया, फिर उसके बाद अगले वो प्रोटोटाइप क्रिएट किया, प्रोग्रेस किया, उसको डिप्लॉय किया, फिर दूसरे फेज की प्रॉपर सेम सारे स्टेप्स को। तो इस फेज में क्या होता है, इंक्रीमेंटल रिलीजेस होते हैं, यानी कि एक बार में ही सारा प्रोडक्ट दिया, थोड़ा सा प्रोडक्ट दिया, उसके लिए सारे स्टेप्स फॉलो किए, फिर उसको डिलीवर किया, फिर सेम स्टेप्स दूसरे फेज के लिए किया। तो ये स्पाइरल मॉडल इस सिचुएशन में यूज होता है। अर्ली इटरेशन, शुरुआत के इटरेशन में केवल एक डॉक्यूमेंट, पेपर मॉडल और प्रोटोटाइप मिलेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाएगा लैटरल इटरेशन में ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट वर्जन सिस्टम का आपको मिलते चला जाएगा। अब देखो जैसे क्या है, सबसे पहले ईच साइकिल स्पाइरल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि हर एक इटरेटिव रिलीजेस होते हैं, तो हर साइकिल जो बनता है उसके चार फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग बोले तो क्या, ऑब्जेक्टिव सेटिंग में ये होता है कि हर साइकिल जो होता है स्पाइरल का स्टार्ट होता है कि भाई जो साइकिल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्या होगा इसमें, क्या 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 चीज हमें इस साइकिल में हमें क्या अचीव करना है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी काम को बड़ा टारगेट करने से बेटर है कि छोटा साइकिल डिसाइड किया कि हाँ इस साइकिल में हमें क्या अचीव करना है, उसको डिसाइड किया, और फिर उसमें क्या लिमिटेशन आ सकते हैं, क्या टारगेट है उसको डिसाइड किया, और फिर उस पर काम करना शुरू किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेटिंग कर लिया, अब उसको ऑब्जेक्ट को टारगेट को फुलफिल करने के लिए क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं रिस्क को, ये रिस्क असेसमेंट में करते हैं। फिर डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। डेवलपमेंट के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसमें कि कोई अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है, सारे रिस्क क्या हो सकते हैं, ये चीज डिसाइड करते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है ना, ये जो वैलिडेशन और डेवलपमेंट का काम है ये हम बेंचमार्किंग के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू, प्रोटोटाइपिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है कि भाई अब प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अब प्लान किया जाता है, ठीक है, कि हाँ अब ये तो हो गया, ये सारी चीजें कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग। तो देखा हमने कि स्पाइरल मॉडल में इनिशियली तो थोड़े प्रोटोटाइप और पेपर मॉडल्स मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा कंप्लीट वर्जन हमारा सिस्टम का मिलते चला जाएगा। इनिशियली प्रपोज किया था इसको बोहेम ने, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हर स्पाइरल के 4 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट सेटिंग, रिस्क असेसमेंट, डेवलपमेंट, वैलिडेशन और प्लानिंग, ठीक है। कि अब ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या है। अब फिर उसके बाद हमारा सवाल कि स्पाइरल मॉडल हम यूज कब करते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं, जब डिलीवरेबल्स फ्रिक्वेंट हो, जल्दी से जल्दी हमें, जैसे अब थोड़ा सा, अब जैसे होते हैं कोई क्लाइंट अच्छा थोड़ा सा काम क्या किया वो मुझे डिप्लॉय कर दो, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाया, उनको दिखाया कि हाँ ये चीज बनी है, वो दिखाया हमने, फिर दूसरा सेक्शन बनाया, फिर वो दिखाया। तो ऐसे सिचुएशन जब होती है कि भाई हमें जैसे जैसे अपडेट होते जा रही चीजें, जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे वैसे हमें चाहिए, तो डिलीवरेबल्स अगर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड हो तो स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। प्रोजेक्ट जब बहुत बड़ा हो, रिक्वायरमेंट जो होता है वो अनक्लियर और कॉम्प्लेक्स हो, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अब इसमें हम धीरे धीरे करके प्लान कर रहे हैं सिचुएशन को, तो हमें ये नहीं पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एंड ऑफ द डे रिजल्ट बनना क्या है, वैसा अगर सिचुएशन रहता है ना तो उस सिचुएशन में स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, तभी तभी तो, क्योंकि चेंजेस कभी भी आ सकते हैं तभी तो ये सारा सेक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट टेस्ट सेटिंग है वो एक साइकिल हर सेक्शन को डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन, तो क्लियर है कि सॉरी, इसका स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंटली डिलीवरी देनी हो, हर एक सेक्शन थोड़ा थोड़ा बनाया और उसको डिलीवर कर रहे हैं तो हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हो और कॉम्प्लेक्स हो, चेंजेस कभी भी आ सकते हो, और बड़े हाई और लो बजट दोनों ही केस में हम स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा, हमने रैड मॉडल पढ़ा, हमने स्पाइरल मॉडल पढ़ा। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है, इसमें क्या होता है, वी नाम इसलिए, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बारे में डिटेल में मैंने बताया आपको अपनी फर्स्ट क्लास में, आप जाके वो एक बार वो वीडियो देखो, आपको क्लियर होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वी मॉडल को हम रेफर टू एज द वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। ये अलाउ करता है सिक्वेंशियल डिजाइन, वेरिफिकेशन में किया फिर उसको वैलिडेट किया, वेरिफिकेशन में एक एक स्टेप किया उसको वैलिडेट किया, तो ये साइड दोनों जो सॉरी वर्ड आई फॉरगेट,
कि एक साथ जब दोनों फेजेस के काम चल रहे हो ना, तो वो वी मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में हम वी मॉडल यूज करते हैं। अब देखो वेरिफिकेशन क्या होता है, स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, रिव्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान ही रिव्यू करते जाते हैं कि इंड रिजल्ट जो चाहिए वो ही बन रहा है या नहीं बन रहा है, हर एक चीज वही बनी है कि नहीं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और वैलिडेशन क्या होता है, एक डायनेमिक एनालिसिस होता है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, फाइनल आउटपुट जो बना है वो वही बना है ना जो कस्टमर को चाहिए, वो एज सेम इट इज काम कर रहा है ना, तो वो होता है हमारा वैलिडेशन फेज में। अब देखो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं वेरिफिकेशन फेज वी मॉडल में क्या करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और ये जब पता चल जाती है तो उसके बाद उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर सिस्टम को डिजाइन करते हैं, सिस्टम डिजाइन करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, साइड बाय साइड जैसे जैसे ये होते जाएगा वैसे वैसे सेम साइड में, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन किया, एसडीडी बनाया, फिर एसडीडी के बेसिस से सिस्टम टेस्टिंग कर लिया, मॉड्यूल डिजाइन किया, उसको एक्सेप्ट, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट करते चले गए, देखते चले गए, डिप्लॉय करते चले गए और कस्टमर को देते चले गए कि हाँ ये मॉड्यूल पसंद है, ओके करेक्ट है, फिर आगे काम किया। तो जैसे साइड बाय साइड जैसे जैसे ये वेरिफिकेशन होगा वैसे वैसे उसको चेक किया, हाँ ये पसंद है, हाँ ये पसंद है, वैसे वैसे करके हम काम करते चले गए। तो बिजनेस एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है, यूनिट टेस्टिंग कर ली, ओके ठीक है, सिस्टम डिजाइन किया, एसडीडी बनाया, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लिया, आर्किटेक्चर डिजाइन किया, उसकी सिस्टम टेस्टिंग कर ली, मॉड्यूल बनाया, उसको डिप्लॉय किया, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और उसके बाद फिर कोडिंग फेस कर लिया, ठीक है। तो ये वी मॉडल बेसिकली वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बेसिस पे होता है और सीक्वेंशियली डिजाइन होता है, दोनों सेक्शन के काम होते रहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कि हम वी मॉडल यूज कब करते हैं, जैसे देखो है ना, इस डेवलपर के साइड से देखो और ये टेस्टर के लाइफ साइकिल में देखो, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हुई, अब टेस्ट करेगा, टेस्टर की एक्सेप्ट, हाँ ठीक है भाई सब कुछ है, इस पे सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गई, सिस्टम इंटीग्रेट करके टेस्टिंग हो गई, हाई लेवल डिजाइन बना, कंपोनेंट टेस्टिंग हो गई, लो लेवल डिजाइन बना, यूनिट टेस्टिंग हो गई, और फिर कोडिंग हो गया। तो ये है हमारा कि सिक्वेंसली दोनों काम चल रहा है, तो इसलिए ये वी मॉडल का नाम। अब वी मॉडल हम यूज किस सिचुएशन में करते हैं, रिक्वायरमेंट पहले से पता हो, डिफाइंड होनी चाहिए पूरा, ठीक है, कोई एम्बिग्यूटी उसमें नहीं होनी चाहिए। वी शेप मॉडल शुड बी यूज फॉर स्मॉल और मीडियम साइज प्रोडक्ट, ठीक है, रिक्वायरमेंट आर क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड होना चाहिए, ये नहीं कि जरूरत बार बार चेंज, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना स्पाइरल में कि हाँ रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स और क्लियर नहीं हो तो हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं, लेकिन वी मॉडल के केस में हमारा रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। वी शेप मॉडल शुड बी चूजन व्हेन सैंपल टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल विथ इसेंशियल टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो अवेलेबल होने चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ आ गया प्रोजेक्ट और उसके बाद हम रिसोर्सेज अपने टेक्निकल रिसोर्सेज गैदर कर रहे हैं, नहीं। तो ये सिचुएशंस में हम वी मॉडल यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जहां पे रिक्वायरमेंट को हम मल्टीपल स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं, फिर ईच मॉड्यूल जाता है हमारा, हर एक मॉड्यूल बनाया उसको हम उसकी रिक्वायरमेंट गैदर की सॉरी एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाया और एक मॉड्यूल पे वो चारों स्टेप्स किए, रिक्वायरमेंट इस मॉड्यूल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसकी डिजाइनिंग की, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको टेस्ट किया, ठीक है, फिर सब्सिक्वेंटली सारे मॉड्यूल्स को ऐसे डिजाइन किया और कंटिन्यू हो जाएगा, ये कब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि सिस्टम पूरा कंप्लीट हमें अचीव ना हो जाए, ठीक है। और वेरियस फेजेस क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने शुरू में, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट मॉडल जब वाटरफॉल पढ़ा था उसमें हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या होती है, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन हमने देख लिया, सेम ही है ये सब रिक्वायरमेंट की, हाँ उसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट बन जाता है, एसडीडी में मतलब एसडीडी बनता है, फिर टेस्टिंग में भाई मॉड्यूल्स के डिफाइन कि हाँ बग्स वगैरह तो नहीं, कोड चेक होता है और उसके बाद फिर हम फाइनल इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो इंक्रीमेंट मॉडल में बेसिकली देखो, इंक्रीमेंट मॉडल ऐसा ना, ये रिक्वायरमेंट गैदर हुआ, एक छोटा मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल के सारे स्टेप्स के डिजाइन एंड डेवलपमेंट की, टेस्टिंग किया, इंप्लीमेंट किया। अब ये सारी चीजें हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं काम आसान हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट मॉडल, ठीक है। अब इंक्रीमेंट मॉडल हम यूज कब करते हैं, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर सुपीरियर, अ प्रोजेक्ट हैज अ लेंदी डेवलपमेंट शेड्यूल, लेंदी डेवलपमेंट है तभी तो उसको छोटे छोटे, अब लेंदी काम को छोटे छोटे भाग में बांट लोगे तो काम आसान हो जाता है, तो जब कभी भी हमारा प्रोजेक्ट लेंदी डेवलपमेंट हो तो हम इंक्रीमेंट मॉडल का यूज करते हैं। जब सॉफ्टवेयर टीम आर नॉट वेल स्किल्ड और ट्रेंड, अब स्किल्ड नहीं है तो तभी तो ये हो जाता होगा कि हाँ भाई जिसको जो सेक्शन का काम आता है उससे हम वो मॉड्यूल का वो सेक्शन का काम देंगे, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करते हैं जब हमारा जो सॉफ्टवेयर टीम है वो वेल ट्रेंड और स्किल्ड नहीं हो। कस्टमर डिमांड क्विक रिलीज, व्हेन द कस्टमर डिमांड्स अ क्विक रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, जल्दीबाजी हो प्रोडक्ट के डिप्लॉयमेंट की, तो उस सिचुएशन में इंक्रीमेंट
मॉडल हम यूज करते हैं। यू कैन डेवलप प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट फर्स्ट, और इसमें देखो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में है, तो मान लो कि जैसे अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि हमें ये प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी, तो देखेंगे कि कौन से सेक्शन है, जो कौन सा मॉड्यूल है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उस सेक्शन पे हमने ज्यादा काम कर दिया, जल्दी काम किया और उसको डिप्लॉय करके हमने अपने स्टेक होल्डर को डिप्लॉय कर दिया। ओके फाइन। तो अभी तक हमने देखा अपना हमारा वाटरफॉल मॉडल, फिर हमने देखा रैड मॉडल, फिर हमने देखा स्पाइरल मॉडल, फिर हमने देखा इंक्रीमेंटल मॉडल, फिर हमने देखा अभी हमने इससे पहले वी मॉडल, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल, और फिर हमने देखा इंक्रीमेंटल मॉडल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने 5 मॉडल्स के बारे में पढ़ने हैं, रिमेनिंग बचते हैं हमारे 4 मॉडल्स जिनके बारे में हम कल बढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी मिस्टेक्स हैं या कुछ भी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will try to clear all your doubts and improve my content. Thank you so much for watching, and please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.